वेलकम टू ऑल प्यारे साथियों। तो आज हम फिर आ चुके हैं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर कैरियर डिफेंस अकेडमी मथुरा पर फिर एक और मॉक टेस्ट के साथ। तो फिजिक्स का मॉक टेस्ट आज हम 9th कराने वाले हैं। ठीक है, आज फिजिक्स का मॉक टेस्ट 9वां होगा और जिसने आज से पहले जो 8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं वो नहीं दिए हुए हैं तो उन सभी को देकर आए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसी के नाम से ऑफिशियल चैनल है अपना, कैरियर डिफेंस अकेडमी मथुरा के नाम से। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लगाते हुए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि दिया है किसी पिंड की एक समान वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल जो होता है वो क्या होता है। जो ठीक है, जो वृत्त होता है उस पर एक समान वृत्तीय गति को बनाने के लिए जो आवश्यक आपको फोर्स ज्ञात करना है वो होता है आपका अवकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अवकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है कि यदि ओमेगा वेक्टर बराबर 3i - 4j प्लस k कैप तथा r वेक्टर बराबर 5i कैप - 6j कैप प्लस 6k कैप, तो कण का रेखीय वेग आपको ज्ञात करना है। तो क्या है कि जो रेखीय वेग होता है आपका v वेक्टर बराबर उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। यह सदिश राशि है तो इनका सदिश गुणन होगा। ठीक है, तो क्या है कि अब हम डी वेक्टर का जब हम मान निकालेंगे तो हम इसको निकालेंगे i j k ऐसे। ठीक है, शार्डिक विधि से 3 - 4 1 5, ये रखना है यहाँ पर 5 - 6 6। ठीक है, अब क्या है कि हम इसका गुणा करेंगे तो i आ जाएगा और ये काट के यहाँ से इसका इधर करेंगे हम मल्टीप्लाई तो आएगा आपका -24 प्लस 6। ठीक है, माइनस अब हम लेंगे जे कैप तो इसको यहाँ से दबाकर इसका इधर करेंगे हम तो आपको देखने को मिलेगा 18 - 5 प्लस के कैप हम निकालेंगे। यदि के कैप के हम के कैप का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा -18 प्लस 20, ये प्लस है। ठीक है, तो क्या है कि अब जो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आप इसको आगे सॉल्व करके न देखते। यदि अगर आप जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो व्यवस्था से ये बन रही है जैसा कि इसमें -18 आ रहा है तो -18 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ओनली ऑप्शन ए में है। तो इसलिए आप सॉरी, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर ही -18 आपको देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ से लगा सकते थे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है इसका। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो क्या है कि -18i - 13j प्लस 2k आपको देखने को मिल रहा है जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती हुई रेलगाड़ी का त्वरण है। तो जो अवकेंद्रीय त्वरण जो होता है वृत्तीय मार्ग पर गति करती हुई किसी वस्तु का जो त्वरण होता है वो अवकेंद्रीय त्वरण होता है। उसका फॉर्मूला आपका होता है a = v²/r। तो आपको v² का यहाँ से मान रखना है। तो ये 400 मीटर पर सेकंड आपका चाल दी हुई है तो आपका हो जाएगा 400 गुणा 400। ठीक है, अपॉन में हम लिख देंगे r का मान। तो r का मान क्या है कि 160 मीटर, इससे ये कट गया और आपका 4 से 4 बार। ठीक है, और ये 4 से आपका ये 100 बार कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1 0 ये यहाँ की, तो आपको देखने को मिलेगा 1000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन कहीं पर दिया नहीं हुआ। तो आपको क्या है कि समझना है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। इसमें दिया है कि 1000 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें क्या दिया है
1000 किलोमीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, आई थिंक आपका खूब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या है कि दिया है, जब एक बस अचानक मुड़ती है, ठीक है, कोई मार्ग है, बस उस पर अचानक मुड़ती है, तो यात्रियों को बाहर की ओर धक्का लगता है। जैसे हम बस यहाँ से मुड़ेगी तो यात्रियों को बाहर की ओर धक्का लगेगा। तो उसका जो कारण है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, दिशा का जड़त्व है, जो कि आपको यात्रियों को बाहर की ओर धक्का लगने से महसूस करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब क्या संरक्षित रहता है। तो इसमें मैं बता दूं, इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कोणीय संवेग जो होता है, वो आपका संरक्षित रहता है। वृत्तीय मार्ग पर, एक समान वृत्तीय मार्ग पर कोई क्षैतिज तल में गतिमान है, ठीक है, तो उस वस्तु का आपका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, वो है 940 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट में खड़ा होकर लिफ्ट का बटन दबाता है, जिससे लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो उस टेबल में जिससे लिफ्ट लटकी रहती है तनाव होगा। तो आपको ये आप लिफ्ट बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी ए त्वरण से ऊपर की साइड जा रही है, ये यहाँ पर इसमें कोई आदमी है, ठीक है, या वस्तु समझ सकते हो। ये यहाँ पर टेंशन आपको फाइंड करना है। तो जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, उसका आपको फॉर्मूला मैं बता दूं, वो होता है mg+a। यदि अगर आपका लिफ्ट ऊपर जा रही है एक समान त्वरण a से, तो आपका तनाव का फॉर्मूला होता है T बराबर mg+a। तो m का जब हम मान रखेंगे, तो इसमें m का मान दिया है 1000। कहाँ पर दिया है इसमें 1000? तो इसमें क्या है कि द्रव्यमान का मान 1000 है। जैसे कैसे 1000 कैसे है? 60 किसका, व्यक्ति का द्रव्यमान 60, और लिफ्ट जो लिफ्ट में खड़ा है, कितनी द्रव्यमान की लिफ्ट है? 940 द्रव्यमान की आपकी लिफ्ट है। तो आपका टोटल द्रव्यमान कितना हो रहा है? 1000। तो इसलिए m का मान आ गया आपका 1000। अब g का मान इसमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 आ गया, प्लस a का मान इसमें दिया है 1 आ गया। तो इसका आपको फाइनली आपको आंसर देखने को मिल रहा है 11000 न्यूटन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। आज की क्लास में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स में आपको लाया हूँ, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। तो अब हम आपके अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि यह जो दिया हुआ है वो धारता है माइक्रोफैराड, ठीक है, धारता आपको माइक्रोफैराड में नापी जाती है। तो इसमें क्या है कि आपको कुल संचित ऊर्जा पूछा है। तो इसमें जो है ये आपके, यदि अगर ये प्रतिरोध होते, तो ये आपके श्रेणी क्रम में होते, लेकिन ये श्रेणी क्रम में नहीं है। ये प्रतिरोध होते तो श्रेणी क्रम में इनको लगाते, लेकिन यहाँ पर ये धारता है, कैपेसिटेंस, तो इनको श्रेणी क्रम में नहीं लगाएंगे, ये इनको समांतर क्रम में लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो प्रतिरोध वाला समांतर क्रम का फॉर्मूला होता, ठीक है, तो क्या है कि जो धारता में जो कैपेसिटेंस में जो उनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो लगाने के फॉर्मूले होते हैं, वे आपके रेजिस्टेंस के जो प्रतिरोध होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब हम यहाँ से इसका परिणाम निकालेंगे तो CS बराबर आपका निकल कर आएगा, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे योग सम +3 बराबर आपका निकल कर आएगा 18/9
इजिकल टू 2। तो इन दोनों को मान आपका निकाल कर आएगा 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, अब हम आपका सी नेट यदि अगर हम निकालते हैं इन दोनों को और इन दोनों को यदि अगर हम जोड़ते हैं तो आपका आएगा 2 + 2 इजिकल टू 4 माइक्रोफेरड। ठीक है, अब आपकी धारिता टोटल आपकी धारिता निकल कर आई है 4 माइक्रोफेरड। तो अब आपको निकालनी क्या, संचित ऊर्जा U बराबर यदि हम निकालेंगे तो 1/2 CV² जो फॉर्मूला होता है उससे हम आपकी धारिता निकालते हैं तो आपको देखने को मिलता है 1/2 इंटू C का मान आपको दिया है 4 इंटू और आपको V जो है ये रहा 2 वोल्ट आपको दिया हुआ है विभव। तो क्या है कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा 4 और 2 से 1 4 कट जाएगी 2 टाइम्स और 4 इंटू 2 आपका 8 माइक्रोजूल आपको देखने को मिल रहा है जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो इसमें दिया है एक पिंड एक वृत्त पर नियत वेग से गति कर रहा है, तो कोणीय त्वरण का परिणाम क्या होगा। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड आपको ज्ञात करना है। तो जो त्वरण होता है ए इजिकल टू, कलर चेंज कर लेता हूँ, ए इजिकल टू आपका R ω² होता है। ठीक है, कोणीय त्वरण। तो क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया है एक पिंड एक वृत्त पर नियत कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो इसका कोणीय त्वरण का आपको परिणाम ज्ञात करना है। तो इसमें आपका दिया है जो कोणीय त्वरण जो अल्फा होता है वो अल्फा इजिकल टू dω/dt होता है। तो ओमेगा जो इसमें दिया है, जो ओमेगा इसमें आपका नियत दिया हुआ है। जब किसी नियत का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपका आता है 0। तो इसलिए आपका कोणीय त्वरण का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपको देखने को मिलेगा 0, इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक वस्तु क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, यह कितने समय बाद पृथ्वी तल से टकराएगी। तो इसमें आपको टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है T = 2U sin θ/g। इससे यदि अगर हम समय निकालते हैं तो आपका 2 गुणा U का मान आपको दिया है 9.8 इंटू साइन और थीटा का मान आपको दिया है 30 अपॉन जी का मान आपको दिया है 9.8। इससे ये कट जाएगा और जो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/2। तो यहाँ पर यदि अगर साइन की जगह पर हम रखते हैं आपका 1/2 तो 2 से ये कट जाएगा, इसलिए आपका t बराबर 1 आपको देखने को मिल रहा है 1 सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास में थोड़े न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं तो थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम ज़्यादा लग सकता है। आपको अच्छे से क्वेश्चंस को क्लियर करके चलना है, 1-2 मिनट पर ध्यान नहीं देना है। तो इसमें दिया ऊर्ध्वाधर वृत्त पर घूमने वाले m द्रव्यमान के पिंड के कारण डोरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव होगा। तो ये आपका वृत्त टाइप में बन गया एक समान। तो इसको यहाँ पर निम्नतम बिंदु है, जो निम्नतम बिंदु है उस पर आपको तनाव पूछा है। तो इसमें क्या है कि जो भार होगा वो भी आपका mg नीचे की साइड होगा और जो अवकेंद्रीय जो बल लगेगा वो आपका वो भी नीचे की साइड लगेगा mv² आपको देखने को मिल रहा है। तो जो तनाव आपका होगा वो आपका आएगा T = mv² प्लस mg, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यदि अगर यहाँ पर पूछता तो यहाँ पर mg नीचे की साइड लगता और यहाँ पर mv ऊपर की साइड लगता तो घट जाता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी पिंड पर आरोपित बल का प्रभाव निर्भर करता है, ठीक है, इसके दिशा पर, परिमाण पर, स्थिति पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसमें मैं बता दूं
जो आरोपित बल का प्रभाव है वो आपका सभी पर निर्भर करता है, दिशा पर भी निर्भर करता है, परिमाण पर भी निर्भर करता है और स्थिति पर भी निर्भर करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर वह विराम अवस्था से 3 मीटर पर सेकंड का वेग 10 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। वस्तु का संवेग के परिमाण में परिवर्तन 1 सेकंड में होता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, यदि अगर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करें तो स्किप कर सकते हैं मेरे पढ़ने को टाइम को, और आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन सॉल्व किया करो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको पहले आपको त्वरण की जरूरत इसमें पड़ेगी, तो आपको पहले त्वरण निकालना है। त्वरण निकालेंगे a बराबर b अपॉन टी से, तो v आपका दिया है 3 मीटर पर सेकंड और समय सेकंड में दिया है 10 सेकंड, ठीक है। ये आपका आ गया त्वरण। अब यहाँ से हम निकालेंगे द्रव्यमान m, यदि अगर हम निकालेंगे तो जो F बराबर जो F बराबर ma फॉर्मूला होता है उससे हम m का मान निकालेंगे तो आपका आएगा F अपॉन a इज इक्वल टू, तो F का मान इसमें दिया है 20 न्यूटन और a का जो मान हमने निकाला है वो आपका आ गया 3 अपॉन 10, तो 10 को हम ऊपर ले जाएंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 20 इंटू 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू आपको देखने को मिल रहा है 200 अपॉन 3 किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम। ये आपको m का मान निकल कर आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, अब इसमें निकालना है कि वस्तु के संवेग के परिणाम में परिवर्तन 1 सेकंड में होता है, ठीक है। अब आपको 1 सेकंड में जो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको फाइंड करना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा T। ये आपको कहाँ से देखने को मिला है, जो फॉर्मूला होता है F एक्सटर्नल का बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो देखने को मिल रहा है वो इसमें अब F का मान जो है आपको रखना है F इंटू और डेल्टा T इसमें दिया है 1 सेकंड, 1 आ गया, ठीक है। अब जो F का जो मान है तो F का मान इसमें दिया है 20 न्यूटन, ये आ गया आपका 20 न्यूटन, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो और इसको मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा आपको। आप इसको ऐसे कर सकते हो, डेल्टा P बराबर m इंटू V2 माइनस V1 अपॉन T, ठीक है। तो क्या है कि m का मान हम पीछे क्वेश्चन उसमें निकाले हैं तो 200 अपॉन 3 और कोष्टक में आपका जो प्रारंभिक वेग, जो इसमें मैं दिखाऊंगा आपको जो वेग दिया है इस तरह अवस्था से, तो प्रारंभिक वेग आपका 0 हो गया, वो मीटर गया यहाँ से, देखो मैं अब उसको लिख देता हूँ 200 अपॉन 3 और 3 प्रारंभिक विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसको आपका प्रारंभिक वेग आपका हो जाएगा 0 अपॉन टी का मान आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसलिए आपको देखने को मिल रहा है 20 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑप्शन आपका बी देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, क्लास आज की थोड़ी बड़ी जाएगी तो आपको अच्छे से क्लियर करके चलना है। तो इसमें दिया है वायु प्रतिरोध को नगण्य मानने पर प्रक्षेप्य का उड्डयन काल किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो अभी भी उड्डयन काल का जो फॉर्मूला आया था आप उसको याद कर लिए होंगे मुझे लगता है जैसा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा इज इक्वल टू जी, ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें। तो क्या है कि जो वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वो आपका होता है u sin थीटा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल आपका जो होता है वो आपका होता है u cos थीटा। तो जो उड्डयन काल में जो आपका कौन सा टर्म यूज हो रहा है, जो की हो रहा है u sin थीटा है, जो कि आपका कौन सा वर्टिकल, तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन में पीछे करा चुका था, उसी कॉन्सेप्ट से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, संख्या बदलकर। तो इसी प्रकार एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट वही आएंगे, थोड़ा डिजिट चेंज हो सकती हैं। तनाव बराबर हम इसमें निकालेंगे G प्लस ए से ही, क्योंकि जो लिफ्ट है
2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से ऊपर की साइड जा रही है। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, हमको इसमें पहले m का मान निकालना पड़ेगा, f बराबर ma से, क्योंकि हमको m का मान डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो यदि अगर हम f बराबर ma से m का मान निकालते हैं तो m बराबर f अपॉन a इजिकल टू f का मान आपको दिया है 1.96 इंटू 10⁴ अपॉन त्वरण आपको दिया है 2.2। ठीक है, इसको यदि अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इसको काटने पर आपको मिलेगा, इसको इससे काटने पर आपको मिलेगा 2, और आपको जो ये घात दी हुई हैं उनको आप रखते हैं यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो m का मान आ गया आपका 2000 किलोग्राम। अब हम यहाँ पर 2000 किलोग्राम m का मान रखते हैं और g का मान रखते हैं 9.8 प्लस, और a का मान रखते हैं आपका 2.2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है 24,000 आपको देखने को मिल रहा है न्यूटन में तनाव। ठीक है, तो इसमें जो कि ऑप्शन कहीं पर दिया नहीं हुआ है, तो एग्जाम में आपको ऐसे भी हिला सकता है। आप हिल गए होंगे कि 24,000 तो कहीं पर दिया नहीं है, तो क्या है कि आपको करना है 2.4 इंटू जो पॉइंट यहाँ पर होता है वो पॉइंट आप ले आएंगे यहाँ पर। कितने अंक बाद ला रहे हैं? 4 अंक बाद, तो 10⁴ आपकी लग जाएगी 4। तो ये आपका न्यूटन में आंसर ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया है ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों एक ही प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, गलत बात है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं जबकि ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ नहीं होती। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि एवं प्रकाश तरंगें दोनों प्रकार की तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, गलत बात है। ध्वनि तरंगें तो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंगें ऊपर अभी पढ़ा था अनुप्रस्थ होती हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसमें दिया है ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ जबकि प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। बिल्कुल अपोज, बिल्कुल उल्टा दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी में दिया ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य है जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं और जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो ये नीचे इसमें डिजिटल जो सर्किट दिया है उसमें आपको आउटपुट ये y है, आउटपुट y है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये है आपका नैंड गेट, ये आपका नैंड गेट है। ठीक है, तो इसका जब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो इसका जो मान निकलेगा वो आपका आएगा a.b का बार, क्योंकि ये यहाँ पर नॉट इसमें ऐड है तो आपका बार लग जाएगा। यदि अगर एंड होता तो खाली इसमें a.b आता। और यहाँ पर ये आपका दिया है नॉट गेट। ठीक है, ये आपका नॉट गेट दिया तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो आपका आएगा c का बार। ठीक है, अब ये दोनों मान इसमें इनपुट किए जा रहे हैं, तो आउटपुट जब हम निकाल के आएंगे तो y बराबर जो आपका आएगा वो आएगा a.b का बार प्लस c बार, क्योंकि ये जो गेट है आपका और गेट है और गेट में आपका प्लस होता है। ठीक है, तो अब ऐसा भी ऑप्शन कहीं पर दिया नहीं हुआ है, तो आपको ये जो a.v का जो बार होता है उसको हम लिखते हैं आपका a बार प्लस b बार। ये आपका रूल होता है, आप आई थिंक आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप इसको नोट कर लें। तो इसमें दिया है a बार प्लस b बार प्लस c का बार, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देख रहे होंगे कि जो स्टूडेंट जो आंसर निकाल के लाता है उस आंसर को भी मॉडिफाई करके ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने अब तक खाली महसूस किया होगा, लेकिन इसमें फिजिक्स क्या लग रही है आपको ये समझ नहीं आया होगा। तो इसमें दिया है एक अनुभवी क्रिकेटर
एक ही गेंद को पकड़ने में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह हाथों को कम दुखदाई है क्योंकि यह है। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा मैचों में क्रिकेटर जो होते हैं वो कैच कैच लेते समय, ठीक है, अपने हाथों को थोड़ा पीछे की साइड कर लेते हैं, जिससे क्या है कि जो उनमें टक्कर जो होती है हाथों में, ठीक है, तो उनको थोड़ा दर्द जो पेन होता है कम महसूस होता है। तो उसको मैं बताता हूँ आज लॉजिक के साथ। तो F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो टाइम लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा उसमें टाइम का बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब हम टाइम को बढ़ाएंगे तो आपका F कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। और इसमें जो डेल्टा P है जो कि आपका संवेग है, तो संवेग जो होता है आपका प्रत्यास्थ में भी और अप्रत्यास्थ में भी, दोनों में आपका कंजर्व रहता है। तो ये आपका यहाँ पर संरक्षित हो गया। यदि अगर वो टाइम बढ़ाएंगे तो आपका बल कम लगेगा, जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, बताइए जल्दी से, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। रोकने के लिए समय अंतराल को अधिक करता है, जिसके कारण वह कम बल का अनुभव करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है यदि M चुंबकीय आघूर्ण एवं V चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण है, ठीक है। तो जो बल आघूर्ण जो होता है टॉ बराबर आपका होता है M वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ठीक है। ये आपका बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे भी दिया है और टॉ बराबर MV साइन थीटा भी आ सकता था, ये भी इसी का होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है कि नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इसमें दिया है आपका जो गामा किरणें होती हैं, जो गामा किरणें आपकी उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। तो आपको मैं बता दूं, फ्लक्स घनत्व सदिश नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स सदिश नहीं है, चुंबकीय विभव सदिश नहीं है। तो इसमें जो दिया है चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश राशि है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक वस्तु जो एक वृत्त में गतिज है, समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करती है, निम्न में से क्या स्थिर रहेगा, ठीक है। तो जो वृत्त होता है उस पर आपका वेग जो होगा हर पॉइंट पर डायरेक्शन बल देगा, त्वरण जो होगा हर पॉइंट पर डायरेक्शन बल देगा, विस्थापन जो होगा हर पॉइंट पर डायरेक्शन बल देगा, क्योंकि ये तीनों आपकी सदिश राशि हैं, जबकि स्पीड आपकी अदिश राशि है, जो कि आपकी समान गति से चलेगी लेकिन आपकी दिशा चेंज करेगी, लेकिन इसको दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह अदिश राशि होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया है हाइगेन तरंग सिद्धांत से ज्ञात हो सकता है। तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत से क्या ज्ञात हो सकता है। हाइगेंस तरंग सिद्धांत से मैं आपको बता दूं तो आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट आपका ज्ञात हो सकता है, तरंग का संचरण आपका हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से ज्ञात होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से तो मैंने थोड़ा स्पीड से किए हैं, अब थोड़ा ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसको अच्छे से सॉल्व कराता हूँ, देखो और अच्छे से। तो इसमें दिया है कि 800 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 400 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। यदि घर्षण गुणांक आपका 0.5 हो तब अधिकतम वेग जिससे कार गति कर सकती है होगा, क्या आपका होगा, ठीक है। आपको अधिकतम वेग ज्ञात करना है। तो आपको mv² अपॉन जो r जो अविकेंद्रीय त्वरण है बराबर होगा आपका म्यू mg के। तो m से m आपका कट जाएगा, तो यहाँ से अधिकतम वेग का फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा अंडर रूट में म्यू rg। तो म्यू का मान हम रखते हैं 0.5 इंटू आर का मान हम रखते हैं 40 मीटर इंटू और जी का मान हम रखते हैं 9.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको देखने को मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है आपका 196, ठीक है, जो कि ऑप्शन के समथिंग हम देखें तो सीधा सीधा तो ठीक है 196 इसमें आ रहा है, तो जो कि आपका 14 का वर्गमूल है। तो और सी आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया है कि एक क्रिकेटर किसी गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक, जो आर मैक्सिमम है, क्षैतिज दूरी आर मैक्सिमम है, वो आपकी है u²/g, उसका मान दिया है आपको 100 मीटर। ठीक है। अब दिया है समान प्रयास से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, जो h मैक्सिमम होता है, उसको आपका फॉर्मूला होता है u²/2g। ठीक है। तो अब यहाँ से हम 1/2 इंटू u²/g का मान हम जानते हैं 100। ठीक है, 100 हम रखते हैं यहाँ पर, तो 2 से आपका कट जाएगा 50 मीटर, जो कि आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन डी में आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कि यदि R ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो उत्पन्न ऊष्मा की दर के लिए व्यंजक है। तो ऊष्मा को जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H=I²RT, लेकिन इसमें क्या पूछा है, ऊष्मा की दर। तो ऊष्मा की दर आपकी हो जाएगी H/T। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा I²R। कहाँ पर मिल रहा है, I² आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।